गोदान। लेखक मुंशी प्रेमचंद। अध्याय 22। इधर कुछ दिनों से राय साहब की कन्या के विवाह की बातचीत हो रही थी। उसके साथ ही इलेक्शन भी सिर पर आ पहुंचा था। मगर इन सबों से आवश्यक उन्हें दीवानी में एक मुकदमा दायर करना था, जिसकी कोर्ट फीस ही 50,000 होती थी, ऊपर के खर्च अलग। राय साहब के साले, जो अपनी रियासत के एकमात्र स्वामी थे, ऐन जवानी में मोटर लड़ जाने के कारण गत हो गए थे और राय साहब अपने कुमार पुत्र की ओर से उस रियासत पर अधिकार पाने के लिए कानून की शरण लेना चाहते थे। उनके चचेरे सालों ने रियासत पर कब्जा जमा लिया था और राय साहब को उसमें से कोई हिस्सा देने पर तैयार न थे। राय साहब ने बहुत चाहा कि आपस में समझौता हो जाए और उनके चचेरे साले माकूल गुजारा लेकर हट जाएं। यहाँ तक कि वो रियासत की आधी आमदनी छोड़ने पर भी तैयार थे, मगर सालों ने किसी तरह का समझौता स्वीकार न किया और केवल लाठी के जोर से रियासत में तहसील वसूल शुरू कर दी। राय साहब को अदालत की शरण जाने के सिवा और कोई मार्ग न रहा। मुकदमे में लाखों का खर्च था, मगर रियासत भी तो 20 लाख से कम की जायदाद न थी। वकीलों ने निश्चय रूप से कह दिया था कि आपकी शर्त या डिग्री होगी। ऐसा मौका कौन छोड़ सकता था। मुश्किल यही थी कि ये तीनों काम एक साथ आ पड़े थे और उन्हें किसी तरह टाला ना जा सकता था। कन्या की अवस्था 18 वर्ष की हो गई थी और केवल हाथ में रुपए न रहने के कारण अब तक उसका विवाह टलता जाता था। खर्च का अनुमान 1 लाख था। जिसके पास जाते वही बड़ा सा मुंह खोलता। मगर हाल में ही एक बड़ा अच्छा अवसर हाथ आ गया था। कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी यक्ष्मा की भेंट हो चुकी थी और कुंवर साहब अपने उजड़े घर को जल्द से जल्द बसा लेना चाहते थे। सौदा भी वारे से तय हो गया और कहीं शिकार हाथ से न निकल जाए, इसलिए इसी लग्न में विवाह होना परमावश्यक था। कुंवर साहब दुर्वासनाओं के भंडार थे। शराब, गांजा, अफीम, मदक, चरस, ऐसा कोई नशा न था जो वो न करते हों। और अय्याशी तो रईस की शोभा है। वो रईस ही क्या जो अय्याश न हो। धन का उपभोग और किया ही कैसे जाए। मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी वो ऐसे प्रतिभावान थे कि अच्छे अच्छे विद्वान उनका लोहा मानते थे। संगीत, नाटक कला, हस्तरेखा, ज्योतिष, योग, लाठी, कुश्ती, निशानेबाजी आदि कलाओं में वो अपना जोड़ न रखते थे। इसके साथ ही बड़े दबंग और निर्भीक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में दिल खोलकर सहयोग देते थे। हाँ, गुप्त रूप से। अधिकारियों से ये बात छिपी न थी, फिर भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और साल में 1-2 बार गवर्नर साहब भी उनके मेहमान हो जाते थे। और अभी अवस्था 30-32 से अधिक न थी और स्वास्थ्य तो ऐसा था कि अकेले एक बकरा खाकर हजम कर डालते थे। राय साहब ने समझा, बिल्ली के भागों छींका टूटा। अभी कुंवर साहब षोडशी से निवृत्त भी न हुए थे कि राय साहब ने बातचीत शुरू कर दी। कुंवर साहब के लिए विवाह केवल अपना प्रभाव और शक्ति बढ़ाने का साधन था। राय साहब काउंसिल के मेंबर थे ही, यूं भी प्रभावशाली थे। राष्ट्रीय संग्राम में अपने त्याग का परिचय देकर श्रद्धा के पात्र भी बन चुके थे। शादी तय होने में कोई बाधा न हो सकती थी और वो तय हो गई। रहा इलेक्शन, ये सोने की हंसिया थी जिसे न उगलते बनता था न निगलते। अब तक वो 2 बार निर्वाचित हो चुके थे और दोनों ही बार उन पर 1-1 लाख की चपत पड़ी थी। मगर अब की एक राजा साहब उसी इलाके से खड़े हो गए थे और डंके की चोट पर ऐलान कर दिया था कि चाहे हर एक वोटर को 1-1 हजार ही क्यों न देना पड़े, चाहे 50 लाख की रियासत मिट्टी में मिल जाए, मगर राय अमरपाल सिंह को काउंसिल में न जाने दूंगा। और उन्हें अधिकारियों ने अपनी सहायता का आश्वासन भी दे दिया था। राय साहब विचारशील थे, चतुर थे, अपना नफा नुकसान समझते थे, मगर राजपूत थे और पोतड़ों के रईस थे। ये चुनौती पाकर मैदान से कैसे हट जाएं? यों इनसे राजा सूर्य प्रताप सिंह ने आकर अगर कहा होता कि भाई साहब, आप तो 2 बार काउंसिल में जा चुके हैं, अब की मुझे जाने दीजिए, तो शायद राय साहब ने उनका स्वागत किया होता। काउंसिल का मोह अब उन्हें न था, लेकिन इस चुनौती के सामने ताल ठोकने के सिवा और कोई राह न थी। एक मसलहत और भी थी। मिस्टर तंखा ने उन्हें विश्वास दिया था कि आप खड़े हो जाएं, पीछे राजा साहब से 1 लाख की थैली लेकर बैठ जाइएगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि राजा साहब बड़ी खुशी से 1 लाख दे देंगे, मेरी उनसे बातचीत हो चुकी है। पर अब मालूम हुआ कि राजा साहब राय साहब को परास्त करने का गौरव छोड़ना नहीं चाहते और इसका मुख्य कारण था राय साहब की लड़की की शादी कुंवर साहब से ठीक होना। 2 प्रभावशाली घरानों का संयोग वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक समझते थे। उधर राय साहब को ससुराली जायदाद मिलने की भी आशा थी। राजा साहब के पहलू में ये कांटा भी बुरी तरह से खटक रहा था। कहीं वो जायदाद इन्हें मिल गई और कानून राय साहब के पक्ष में था ही, तब तो राजा साहब का एक प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाएगा। इसलिए उनका धर्म था कि राय साहब को कुचल डालें और उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिला दें।
बेचारे राय साहब बड़े संकट में पड़ गए थे। उन्हें यह संदेह होने लगा था कि केवल अपना मतलब निकालने के लिए मिस्टर तनखा ने उन्हें धोखा दिया है। ये खबर मिली थी कि अब वो राजा साहब के पैरोकार हो गए हैं। ये राय साहब के घाव पर नमक था। उन्होंने कई बार तनखा को बुलाया था, मगर वो या तो घर पर ही न मिलते थे या आने का वादा करके भूल जाते थे। आखिर आज खुद उनसे मिलने का इरादा करके वो उनके पास जा पहुंचे। संयोग से मिस्टर तनखा घर पर ही मिल गए, मगर राय साहब को पूरे घंटे भर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये वही मिस्टर तनखा हैं जो राय साहब के द्वार पर एक बार रोज हाजिरी दिया करते थे। आज इतना मिजाज हो गया, जले बैठे थे। जो ही मिस्टर तनखा सजे सजाए मुंह में सिगार दबाए कमरे में आए और हाथ बढ़ाया कि राय साहब ने बम गोला छोड़ दिया। मैं घंटे भर से यहाँ बैठा हूँ और आप निकलते निकलते अब निकले हैं। मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूँ। मिस्टर तनखा ने एक सोफे पर बैठकर निश्चिंत भाव से धुआं उड़ाते हुए कहा, मुझे इसका खेद है। मैं एक जरूरी काम में लगा हुआ था। आपको फोन करके मुझसे समय ठीक कर लेना चाहिए था। आग में घी पड़ गया, मगर राय साहब ने क्रोध को दबाया। वो लड़ने न आए थे, इस अपमान को पी जाने का ही अवसर था। बोले, हाँ ये गलती हुई। आजकल आपको बहुत कम फुर्सत रहती है शायद। जी हाँ, बहुत कम, वरना मैं अवश्य आता। मैं उसी मामले के बारे में आपसे पूछने आया था। समझौते की तो कोई आशा नहीं मालूम होती। उधर तो जंग की तैयारियां बड़े जोरों से हो रही हैं। राजा साहब को तो आप जानते ही हैं, झक्कड़ आदमी है पूरे सन की। कोई ना कोई धुन उन पर सवार रहती है। आजकल यही धुन है कि राय साहब को नीचा दिखाकर रहेंगे, और उन्हें जब एक धुन सवार हो जाती है तो फिर किसी की नहीं सुनते, चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। कोई 40 लाख का बोझ सिर पर है, फिर भी वही दमखम है, वही अलल्ले तलल्ले खर्चे। पैसे को तो कुछ समझते ही नहीं। नौकरों का वेतन 6-6 महीने से बाकी पड़ा हुआ है, मगर हीरा महल बन रहा है। संगमरमर का तो फर्श है, पच्चीकारी ऐसी हो रही है कि आंखें नहीं ठहरती। अफसरों के पास रोज डालियां जाती रहती हैं। सुना है कोई अंग्रेज मैनेजर रखने वाले हैं। फिर आपने कैसे कह दिया कि आप कोई समझौता करा देंगे? भाई, मुझसे जो कुछ हो सकता था वो मैंने किया। इसके सिवा मैं और कर ही क्या सकता था। अगर कोई व्यक्ति अपने 2-4 लाख रुपए फूकने ही पर तुला हुआ है तो मेरा क्या बस। राय साहब अब क्रोध न संभाल सके, खासकर जब उन 2-4 लाख रुपए में 10-20 हजार आपके हत्थे चढ़ने की भी आशा हो, है ना? मिस्टर तनखा अब क्यों दबते? बोले, राय साहब अब साफ साफ न कहलवाइए। यहाँ ना मैं सन्यासी हूँ ना आप। हम सभी कुछ न कुछ कमाने निकले हैं। आंख के अंधों और गांठ के पूरों की तलाश आपको भी उतनी है जितनी मुझे। आपसे मैंने खड़े होने का प्रस्ताव किया, आप 1 लाख के लोभ में खड़े हो गए। अगर गोटी लाल हो जाती तो आज आप 1 लाख के स्वामी होते और बिना 1 पाई कर्ज लिए कुंवर साहब से संबंध भी हो जाता और मुकदमा भी दायर हो जाता। मगर आपके दुर्भाग्य से वो चाल पट पड़ गई। जब आप ही ठाठ पर रह गए तो मुझे क्या मिलता। आखिर मैंने झक मारकर उनकी पूंछ पकड़ी। किसी ना किसी तरह ये वैतरणी तो पार करनी ही है। राय साहब को ऐसा आवेश आ रहा था कि इस दुष्ट को गोली मार दें। इसी बदमाश ने सब्ज बाघ दिखाकर उन्हें खड़ा किया और अब अपनी सफाई दे रहा है। पीठ में धूल भी नहीं लगने देता। लेकिन परिस्थिति जबान बंद किए हुए थी। तो अब आपके किए कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही समझिए। मैं 50,000 पर भी समझौता करने को तैयार हूँ। राजा साहब किसी तरह ना मानेंगे। 25,000 पर तो मानेंगे? कोई आशा नहीं, वो साफ कह चुके हैं। वो कह चुके हैं या आप कह रहे हैं? आप मुझे झूठा समझते हैं। राय साहब ने विनम्र स्वर में कहा, तनखा साहब, मैं आपको झूठा नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर समझता हूँ कि आप चाहते तो मामला हो जाता। तो आपका ख्याल है मैंने समझौता होने नहीं दिया? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप चाहते तो काम हो जाता और मैं इस झमेले में ना पड़ता। मिस्टर तनखा ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, तो राय साहब, अगर आप साफ कहलाना चाहते हैं तो सुनिए। अगर आपने 10,000 का चेक मेरे हाथ में रख दिया होता तो आज निश्चय 1 लाख के स्वामी होते। आप शायद चाहते होंगे जब आपको राजा साहब से रुपए मिल जाते तो आप मुझे 1,000-2,000 दे देते। तो मैं ऐसी कच्ची गोली नहीं खेलता। आप राजा साहब से रुपए लेकर तिजोरी में रखते और मुझे अंगूठा दिखा देते। फिर मैं आपका क्या बना लेता, बतलाइए? कहीं नालिश फरियाद भी तो नहीं कर सकता था। राय साहब ने आहत नेत्रों से देखा, आप मुझे इतना बेईमान समझते हैं? तनखा ने कुर्सी से उठते हुए कहा, इसे बेईमानी कौन समझता है? आजकल यही चतुराई है। कैसे दूसरों को उल्लू बनाया जा सके, यही सफल नीति है। और आप तो इसके आचार्य हैं। राय साहब ने मुट्ठी बांधकर कहा, मैं? जी हाँ, आप।
पहले चुनाव में मैंने जी जान से आपकी पैरवी की, आपने बड़ी मुश्किल से रो धोकर 500 रुपए दिए। दूसरे चुनाव में आपने एक सड़ी सी टूटी फूटी कार देकर अपना गला छुड़ाया। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वो कमरे से निकल गए और कार लाने का हुक्म दिया। राय साहब का खून खौल रहा था। इस अशिष्टता की भी कोई हद है? एक तो घंटे भर इंतजार कराया और अब इतनी बेमुरौवती से पेश आकर उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल रहा है। अगर उन्हें विश्वास होता है कि वो मिस्टर तनखा को पटकनी दे सकते हैं तो कभी ना चूकते, मगर तनखा डील डॉल में उनसे सवाए थे। जब मिस्टर तनखा ने हॉर्न बजाया तो वो भी आकर अपनी कार पर बैठे और सीधे मिस्टर खन्ना के पास पहुंचे। 9 बज रहे थे, मगर खन्ना साहब अभी तक मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। वो 2 बजे रात के पहले कभी न सोते थे और 9 बजे तक सोना स्वाभाविक ही था। यहाँ भी राय साहब को आधा घंटा बैठना पड़ा। इसीलिए जब कोई 9:30 बजे मिस्टर खन्ना मुस्कुराते हुए निकले तो राय साहब ने डांट बताई, अच्छा अब सरकार की नींद खुली है 9:30 बजे। रुपए जमा कर लिए हैं ना, जब ही ये बेफिक्री है। मेरी तरह ताल्लुकेदार होते तो अब तक आप भी किसी के द्वार पर खड़े होते। बैठे बैठे सिर में चक्कर आ जाता है। मिस्टर खन्ना ने सिगरेट केस उनकी तरफ बढ़ाते हुए प्रसन्न मुख से कहा, रात सोने में बड़ी देर हो गई थी। इस वक्त आप किधर से आ रहे हैं? राय साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी सारी कठिनाइयां बयान कर दी। दिल में खन्ना को गालियां देते थे, जो उनका सहपाठी होकर भी सदैव उन्हें ठगने की फिक्र किया करता था, मगर मुंह पर उसकी खुशामद करते थे। खन्ना ने ऐसा भाव बनाया मानो उन्हें बड़ी चिंता हो गई है। बोले, मेरी तो सलाह है आप इलेक्शन को गोली मारें और अपने सालों पर मुकदमा दायर कर दें। रही शादी, वो तो 3 दिन का तमाशा है, उसके पीछे जेर बार होना मुनासिब नहीं। कुंवर साहब मेरे दोस्तों में हैं, लेन देन का कोई सवाल न उठने पाएगा। राय साहब ने व्यंग करके कहा, हाँ, आप ये भूले जाते हैं मिस्टर खन्ना कि मैं बैंकर नहीं ताल्लुकेदार हूँ। कुंवर साहब दहेज नहीं मांगते, उन्हें ईश्वर ने सब कुछ दिया है। लेकिन आप जानते हैं ये मेरी अकेली लड़की है और उसकी माँ मर चुकी है। अगर आज वो जिंदा होती तो शायद सारा घर लुटाकर भी उसे संतोष न होता। तब शायद मैं उसे हाथ रोककर खर्च करने का आदेश देता। लेकिन अब तो मैं उसकी माँ भी हूँ और बाप भी हूँ। अगर मुझे अपने हृदय का रक्त निकालकर भी देना पड़े तो मैं खुशी से दे दूंगा। इस विधुर जीवन में मैंने संतान प्रेम से ही अपनी आत्मा की प्यास बुझाई है। दोनों बच्चों के प्यार में ही अपने पत्नी व्रत का पालन किया है। मेरे लिए यह असंभव है कि इस शुभ अवसर पर अपने दिल के अरमान न निकालूं। मैं अपने मन को तो समझा सकता हूँ, पर जिसे मैं पत्नी का आदेश समझता हूँ उसे नहीं समझाया जा सकता। और इलेक्शन के मैदान से भागना भी मेरे लिए संभव नहीं है। मैं जानता हूँ मैं हारूंगा। राजा साहब से मेरा कोई मुकाबला नहीं, लेकिन राजा साहब को इतना जरूर दिखा देना चाहता हूँ कि अमरपाल सिंह नर्म चारा नहीं है। और मुकदमा दायर करना तो आवश्यक है ही। हाँ, उसी पर तो सारा दारोमदार है। अब आप बतलाइए, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे डायरेक्टरों का इस विषय में जो हुक्म है वो आप जानते ही हैं, और राजा साहब भी हमारे डायरेक्टर हैं, ये भी आपको मालूम है। पिछला वसूल करने के लिए बार बार ताकीद हो रही है। कोई नया मामला तो शायद ही हो सके। राय साहब ने मुंह लटकाकर कहा, आप तो मेरा डोंगा ही डुबाए देते हैं मिस्टर खन्ना। यार, मेरे पास जो कुछ निज का है वो आपका है, लेकिन बैंक के मामले में तो मुझे अपने स्वामियों के आदेशों को ही मानना पड़ेगा ना। अगर ये जायदाद हाथ आ गई, और मुझे इसकी पूरी आशा है, तो पाई पाई अदा कर दूंगा। आप बतला सकते हैं इस वक्त आप कितने पानी में हैं? राय साहब ने हिचकते हुए कहा, 5-6 लाख समझिए, कुछ कम ही होंगे। खन्ना ने अविश्वास के भाव से कहा, ओह यार, या तो आपको याद नहीं है या आप छिपा रहे हैं। राय साहब ने जोर देकर कहा, जी नहीं, मैं न भूला हूं और न छिपा रहा हूं। मेरी जायदाद इस वक्त कम से कम 50 लाख की है, और ससुराल की जायदाद भी इससे कम नहीं है। इतनी जायदाद पर 10-5 लाख का बोझ कुछ नहीं के बराबर है। यार, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि ससुराली जायदाद पर भी कर्ज नहीं है? जहां तक मुझे मालूम है वो जायदाद बेदाग है, और मुझे ये सूचना मिली है कि उस जायदाद पर 10 लाख से कम का भार नहीं है। उस जायदाद पर तो अब कुछ मिलने से रहा, और आपकी जायदाद पर भी मेरे ख्याल से 10 लाख से कम देना नहीं है। और वो जायदाद अब 50 लाख की नहीं, मुश्किल से 25 लाख की है। इस दशा में कोई बैंक आपको कर्ज नहीं दे सकता। यूं समझ लीजिए कि आप ज्वालामुखी के मुख पर खड़े हैं। एक हल्की सी ठोकर आपको पाताल में पहुंचा सकती है। आपको इस मौके पर बहुत संभल कर चलना चाहिए।